जब जब लिब्रांडो के पास जमीन पे लड़ने को कुछ नहीं बचता, तब तब एक घिसा पिटा फॉर्मूला निकालते हैं और किसी बीजेपी के नेता पर बिना सिर पैर का आरोप ठोक देते हैं। पहले अमित शाह पे ठोका गया था, अब मोहन यादव पे ठोक दिया गया है। मीडिया का एक तबका उसे उठाकर हेडलाइन बना देगा, लिबरल इकोसिस्टम उसे दिन भर शेयर कर करके स्कैम चिल्लाता रहेगा। और ठीक यही हुआ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के साथ। फर्क बस इतना था इस बार कि इनका अपना तीर इनके ही पैरों में घुस गया। समझाता हूं कैसे। इस पूरे खेल के पीछे जो आदमी है उसका नाम है सौरभ द्विवेदी, जो कुछ महीने पहले तक द लल्लन टॉप के फाउंडिंग एडिटर थे। लेकिन जनवरी में इनका घी खत्म हो गया और इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी डिजिटल का कामकाज ये संभालने लग गए, जहां इन्होंने एक्सप्रेस के लिए मोहन यादव वाली रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, इसे अपना चेहरा दिया और अपनी आवाज भी दी। शपथ के बाद से मोहन यादव, उनका परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां उज्जैन और आसपास के इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीद चुकी हैं, जो 168 एकड़ में फैला है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चलता है कि ये प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें शहरीकरण का सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। पर यहाँ पर ना एक बहुत मजेदार बात है और इसे ध्यान से समझिएगा। ये सौरभ द्विवेदी का मोहन यादव को घेरने का पहला अटेम्प्ट नहीं है। मार्च 2024 में जब ये खुद लल्लन टॉप में थे, इन्होंने इन्हीं मोहन यादव का एक लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में सौरभ भाई ने मोहन यादव को उनके बिजनेस और जमीन जायदाद पर घेरने की पूरी कोशिश की थी कि कहीं से कुछ कंट्रोवर्सी निकल जाए। मोहन यादव जी की आलोचना करने वाले जो पहली चीज़ आपके खिलाफ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं वो ये कि अरे साहब, उनको तो ज़मीन, कॉलोनी, प्रॉपर्टी, लैंड, इसमें बड़ी दिलचस्पी है। समर्थक कहते हैं कि साहब, राजनीति में वो बाद में आए, ये उनका व्यवसाय है और व्यवस्थित ढंग से कह रहे हैं। आप जब इन आरोपों को सुनते हैं तब क्या आपका जवाब होता है? पर हुआ क्या? कुछ नहीं। सामने मोहन यादव ने हर सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दिया और सौरभ के हाथ उस इंटरव्यू से कोई मसाला नहीं निकला। बात आई गई हो गई। यानी जिस चीज़ को ये 2024 में कंट्रोवर्सी बनाना चाहते थे पर बना नहीं पाए, अब 2026 में नया प्लेटफॉर्म मिलते ही एक नई पैकेजिंग के साथ उसी चीज़ को दोबारा से 168 एकड़ का मेगा स्कैम बनाकर पेश कर दिया गया। वही आदमी, वही परिवार, वही बिजनेस, बस इस बार इन्हें अपनी नई दुकान इंडियन एक्सप्रेस के हिंदी प्लेटफॉर्म को चमकाने के लिए एक धमाकेदार हेडलाइन चाहिए थी। खैर, अब ज़रा देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, जिसने इतना शोर मचाया हुआ है, उसमें दम कितना है। तो हुआ ये कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन निकाली, जिसकी समरी ये थी कि दिसंबर 2023 में मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट की कंपनीज ने उज्जैन में 137 प्लॉट, 137 प्लॉट यानी लगभग 168 एकड़ जमीन 45 करोड़ रुपए में खरीद ली। और खरीदी भी उस जगह पर जहां पर सरकार सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स लाने वाली थी। बस फिर क्या था, रिपोर्ट आते ही लिबरल्स ने इसे लूट का इंजन बता दिया। जयराम रमेश से लेकर जीतू पटवारी तक सब के सब कूद पड़े। है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत पुरानी विश्वसनीय संस्था है। उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसके आधार पर प्रश्न खड़े हुए हैं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर सरकार को, मुख्यमंत्री को देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं, इसका मतलब रिपोर्ट सही है। अगर रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब उनको पद पे नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच हो, बस यही मांग उठाई गई और पूरा लिबरल गैंग ऐसे नाचने में लगा हुआ है जैसे इनके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लग गया हो। पर जैसे ही आप इस रिपोर्ट के अंदर घुसते हो और जो जो क्रोनोलॉजी इंडियन एक्सप्रेस ने लिखी है, यानी जिन जिन तारीखों को इंडियन एक्सप्रेस ने खुद ने लिखा है, उसे ढंग से पढ़ते हो तो पूरा का पूरा आरोप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद रिपोर्ट के अंदर लिखे फैक्ट्स हैं जिनके आधार पे मैं सब कुछ बोलूंगा। सबसे पहला झोल, रिपोर्ट का पूरा ड्रामेटिक ढांचा इस बात पर खड़ा हुआ है कि सरकार ने रोड बनाई और परिवार ने आसपास जमीन खरीद ली। पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इन सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स की जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, यानी सबके सामने जो ऐलान होता है, वो होने लगता है जनवरी 2024 से। और परिवार जमीन कब खरीद रही है? अप्रैल में, अक्टूबर में, अगले साल मई में, जुलाई में।
यानी जब पूरी दुनिया को पहले से पता है कि यहाँ से प्रोजेक्ट जाने वाला है, उसके भी कई महीनों के बाद, कई बार तो सालों के बाद जमीन खरीदी गई है। अब बताओ ऐसा कौन सा पागल रियल एस्टेट वाला होगा जो पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद भी ओपन मार्केट में जमीन नहीं खरीदेगा। यह तो भैया दुनिया का सबसे नॉर्मल रियल एस्टेट बिजनेस है। इसमें शेडी क्या है, सीक्रेट क्या है, हमें तो बता दो। कोई अंदर की खुफिया जानकारी नहीं, सबके सामने होने वाला काम है। मतलब जब पूरे देश को सब कुछ पता है, उसके बाद एक रियल एस्टेट कंपनी जो परिवार से आती है, एक्सटेंडेड परिवार से आती है, वो कुछ खरीद रही है, तो इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या? दूसरा इससे भी बड़ा झोल है, जब रिपोर्ट कहती हैं कि परिवार ने खरीदा, तो वो किस परिवार की बात कर रहे होते हैं? क्योंकि खुद सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव, उनके पास आज भी उतनी ही ज़मीन है जितनी उन्होंने 2023 के इलेक्शन से पहले अपने हलफनामे में यानी अपने एफिडेविट में डिक्लेयर की थी। मोहन यादव के पास लगभग 17 एकड़ ज़मीन है जो 1998 की खरीदी हुई है या फिर उनको विरासत में मिली हुई है, और पत्नी के पास जो ज़मीन है वो भी 2008 से 2010 के बीच की है। 1 इंच का इसमें फ़र्क नहीं आया है। तो फिर ओवरड्राइव कहाँ से आ गया है? असली खेल ना यहीं पे है। इंडियन एक्सप्रेस ने परिवार के नाम पर ठूस ठूस कर एक्सटेंडेड फैमिली घुसा दी है, कजन्स, उनके बेटे की बीवियां, जबकि ये लोग इकोनॉमिकली और लीगली बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं। यानी इनका अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस है जिसका सीएम की कुर्सी से कोई खास लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर आप गोविंद और नीलेश यादव का एग्जाम्पल ले लो। ये मोहन यादव के कजन्स हैं, पर ये 2010 से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। 2010 में मोहन यादव ना तो मंत्री थे ना ही मुख्यमंत्री। इनके बेटे अनंत यादव ने खुद कहा था कि हमारा परिवार 2010 से रियलिटी बिजनेस में है। अब क्या हम अगर परिवार के लोग हैं और हमारा रियलिटी का बिजनेस है, तो क्या हमें जमीन खरीदने और बेचने का कोई अधिकार ही नहीं रहा है? क्या सिर्फ इसलिए हम अपना धंधा ही बंद कर दें क्योंकि कोई हमारे परिवार से सीएम बन चुका है? और इनका सवाल सही भी है। एक आदमी मुख्यमंत्री बन गया तो क्या उसके पूरे एक्सटेंडेड खानदान को, कजन को अपना रोजगार बंद कर देना चाहिए? अब चलिए आते हैं इंडियन एक्सप्रेस के तीसरे दावे पे, और ये इस पूरी रिपोर्ट की कमर ही तोड़ देता है। तो रिपोर्ट कहती है कि सीएम के बेटे वैभव यादव ने लगभग 16 एकड़ जमीन स्वराखेड़ी में ली। अब ये कब ली गई थी? वो ली गई थी 2019 से मार्च 2023 के बीच में, यानी जब मोहन यादव सीएम बने ही नहीं थे उससे पहले। और जिस उज्जैन मास्टर प्लान 2035 का हवा खड़ा कर दिया जा रहा है, वो खुद मोहन यादव के सीएम बनने से पहले का है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये मोहन यादव ने अनाउंस नहीं किया, उससे पहले वाले सीएम ने अनाउंस कर रखा है। ये जो मास्टर प्लान है ये मई 2023 से लागू हुआ है और मोहन यादव ने शपथ ली है दिसंबर 2023 में। यानी जिस मास्टर प्लान को आधार बनाकर पूरा घोटाला चिल्लाया जा रहा है, वो मास्टर प्लान तब का है जब मोहन यादव सीएम ही नहीं बने थे। इंडियन एक्सप्रेस ने खुद इन्वेस्टिगेशन में ये बात लिखी है। हाँ, ये पहले का है, पर फिर भी जबरदस्ती डॉट्स को कनेक्ट करने का पूरा काम किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि मोहन यादव तो पहले भी उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी में था, एमपी टूरिज्म में था, तो इसका इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना। भाई साहब, अभी आप कह रहे थे कि सीएम बनने के बाद ऐसा सब कुछ हो गया, अब आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। भाई, जहां सॉलिडली कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा, वहां जबरदस्ती तार जोड़ने से घोटाला नहीं बन जाता है। और जो गंगेड़ी वाला रेटिंग डिस्प्यूट है, उसका सच भी सुन लो। अनंत यादव साफ कहते हैं कि जो अंडरलाइंग परचेज अग्रीमेंट है वो 2020 का है, 2020 का, और उस हाईवे की जो क्लियरेंस है वो 2019 की है। यानी जिस ज़मीन को सबसे ज़्यादा स्कैंडल बनाया जा रहा है, उसका सौदा और हाईवे की मंजूरी दोनों मोहन यादव के सीएम बनने से कई साल पहले की है। मतलब इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे बड़ा क्लस्टर है और जो सबसे बड़ा मसाला है, वो भी ऐसे ही ठुस हो जा रहा है। तो मोटा मोटा एक एक करके अगर हम देखें तो रिपोर्ट का हर बड़ा पिलर तारीखों के आगे ढह जाता है। ना सीएम की ज़मीन बढ़ी, ना पत्नी की, ना बेटे ने सीएम बनने के बाद कुछ खरीदा, ना ही मास्टर प्लान सीएम का बनाया हुआ, ना ही हाईवे क्लियरेंस उनके टाइम की है। फिर बचा क्या है भाई साहब? बस ये कि एक आदमी की एक्सटेंडेड फैमिली पहले से प्रॉपर्टी बिजनेस में है और वो अपना काम कर रही है। इसी को उठाकर 45 करोड़ का मेगा स्कैम बना दिया गया है। और इस पूरी कहानी में एक पैटर्न भी छुपा हुआ है भाई साहब। और ये पैटर्न पता है क्या है? जब जब मध्य प्रदेश में बीजेपी से एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री मिला है,
चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो और अब मोहन यादव हो, हर बार उन्हें कमजोर करने की इसी तरीके से कोशिश हुई है। ये ओबीसी चेहरे पर निशाना एक सोचा समझा पैटर्न लगता है। हो सकता है आपको ये पॉलिटिकल पॉइंट लगे, पर ग्राउंड पे ना ये सवाल वाजिब है और लोग पूछ भी रहे हैं, आखिर हर बार निशाने पर वही नेता क्यों आता है जो जमीन से उठकर आया हो। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नेताओं के परिवारों के बिजनेस पर सवाल नहीं उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए। ये हेल्दी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अगर सच में कहीं पावर का मिसयूज है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए और दोष साबित हो तो सजा भी होनी चाहिए। पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी मुजरिम करार दे देना ये कितना सही है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स को कॉन्टेक्स्ट से काटकर अलग अलग लोगों की जमीन को एक ढेर में डालकर एक भयानक तस्वीर खड़ी करने की कोशिश की गई। और इस तस्वीर को केवल इसलिए सही मान लेना कि वो तो सौरभ द्विवेदी जी ने बोल दी है या फिर इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दी है, ये कितना लॉजिकल है। और इसी वजह से जो अटैक है ना, ये लिबरल्स के गले की हड्डी बन चुका है। इन्होंने सोचा था कि एक बड़ा बॉम्ब फोड़ेंगे, पर हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही लोगों ने इन्हीं की रिपोर्ट, इन्हीं की तारीखें पढ़ी, बॉम्ब इन्हीं के हाथ में फट गया। क्योंकि आज की जो ऑडियंस है ना, वो पहले जैसी नहीं रही है जो केवल हेडलाइन पढ़कर यकीन कर लेती थी। आज लोग क्रोनोलॉजी मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, और जब वो सबूत खुद आरोप को काटने लगे तो पूरा नैरेटिव ना ऐसे ही ढह जाता है जैसे ये ढह गया।